यस। ओके जाफर साहब, हम बात ये कर रहे थे, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, मैं उसको दोबारा खोल लेता हूँ। क्लास है आपकी? चले। ओके जी, बस हम भी इसको एक दफा दिखा के मैं क्लोज करता हूँ। जस्ट गिव मी कपल ऑफ मोर मिनट्स। ओके जी, ये विजिबिलिटी है जी सबको? ठीक है जी, आ रही है नजर? सो दिस इज अनदर पेपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे इसने टूल्स भी बता दिए कि कौन सा टूल यूज हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है और मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन कर दी है। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट में। इस तरह से एक और फिफ्थ या फोर्थ या फिफ्थ रिसर्च पेपर, उसका कंप्लीट रेफरेंस है और उसके बाद उसकी डिटेल्स हैं, मेथोडोलॉजी की, लिमिटेशंस और अचीवमेंट्स हैं। आगे चलते हैं जी। अब इसने गैप एनालिसिस की है। जो पेपर्स पढ़े थे 5-6, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स थे जिनको एड्रेस करना चाहिए, जिसके बेस पे आप अपना अपना काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे अब शो हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी बेस पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल लिया उसने कि जी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको ये स्टूडेंट एड्रेस करेगा अपने काम में, किन मसलों को हल करेगा। ठीक है, सही है जी। अल्लामा इकबाल साहब, विजिबिलिटी है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई आपको? आप नाराज नाराज लग रहे हैं कुछ। अगर मेरी कोई चीज आपको बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। ऐसी बिल्कुल कोई मेरी इंटेंशंस नहीं थी। सिर्फ मैं चाह रहा था कि इस सवाल को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जाए। ठीक है, और अगर कोई ऐसे प्राइवेट क्वेश्चन हुआ करें तो क्लास के बाद बेशक पूछा करें आप, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग है ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग से मुख्तलिफ है। तो आई कंसिडर के बाद सवाल ऐसे होते हैं जो क्लास की थोड़ी टाइम को थोड़ा सा कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसके लिए बाकी क्लास इंटरेस्टेड नहीं होती। इसलिए कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आप में से किसी के भी हो कि जो आप समझते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इशू है, क्लास के बाद मुझसे पूछें। मोस्ट वेलकम। ठीक है, आ जाए यहाँ पे, हम बैठेंगे, विल सिट टुगेदर। जब तक आप मुझसे पूछेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप रुके, आप जो क्वेश्चन आपके हैं इंशाल्लाह आंसर दो। ठीक है जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ गए। और इसके बाद इसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की थी कि जी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैंने ये मसले हल करने हैं। वगैरह देखें आप, व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पैटर्न इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ओपन सोर्स कम्युनिटीज, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, उसने इसको हल करना है। टू व्हाट एक्सटेंट डू ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द इमर्जेंस ऑफ ईच आर्किटेक्चर स्मेल, हल करना है। हाउ आर्किटेक्चरल स्मेल करस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तीन ऑब्जेक्टिव उसने डिफाइन किए हैं, ऑब्जेक्टिव अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लिए। आफ्टर दिस शी हैज प्रपोज्ड अ मेथड के मैं इस तरीके से चलना चाहूंगी टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, अल्टीमेटली एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न्स इन एजाइल टीम्स। तो ये एक मसला उसने प्रपोज किया है कि इसको मैं मसले का हल प्रपोज किया है कि इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है, मेथोडोलॉजी। टाइमलाइंस आ गई कि मैंने चलना कैसे है इसके लिए। ठीक है, देखें ऊपर से लेके नीचे तक। और उसके बाद इसके रेफरेंसेस आ गए। ये एक स्लाइड है, इसने 5 रेफरेंसेस ही रखे हैं, 10-15 जितने आप शो कर सकते हैं वो यहाँ पे आप शो कर दें। थैंक यू, एंड हो गया। ठीक है, आई होप फ्लो में चीज समझ आई है। आप ना लिखें, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन एक स्टूडेंट की है, इसमें गलतियां भी हैं, आप अपने लिहाज से उसको प्रूव कर सकते हैं, और अगर कोई चीज डालनी है और ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं, निकालना से निकाल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट दिस इज अ सैम्पल प्रेजेंटेशन, यू कुड अगेन रिपीट। एक प्रेजेंटेशन है ये, एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं बट ये गेट्स बेटर। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है जी यहाँ पे? सर इसमें सिंथेसिस मैट्रिक्स इंक्लूड करना है प्रेजेंटेशन में? यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो अपनी प्रेजेंटेशन देनी है वहां पे सिंथेसिस मैट्रिक्स, या जिसे हम क्वालिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो आपने इंक्लूड करना है।
ठीक है जी, और कोई सवाल तो नहीं है किसी का? तो वी कैन एंड दी सेशन हेयर, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है वो अब आपके इम्प्रूव प्रेजेंटेशन को इंशाल्लाह विल ट्राई टू लिसन आफ्टर सम इनिशियल कंटेंट जो हम देखेंगे कि राइटिंग के ऊपर कुछ चीजें हम कवर करेंगे, राइटिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड, और उसके बाद आगे चलेंगे। ये भी लेक्चर अपलोड होगा ना, तो उसमें आपको नजर आ रही होगी प्रेजेंटेशन इटसेल्फ में इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि लोग कट पेस्टिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको टेम्पलेट पैटर्न चाहिए ना, समझ नजर आ रहा हो तो आप कॉपी कर ले, तो वो आपको इसके लेक्चर में नजर आ रहा होगा। ये एक तरीका था ना, आप देख लें जो अच्छा आप समझते हैं। मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि आप ग्राफिकल फॉर्म में अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकें, तो आप जो करना चाहें, ये एक था, आप कुछ और कर लें, बट टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तलहा का कोई सवाल है? जी सर, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें तो इन्होंने मतलब 5 पेपर्स जो हैं वो रिव्यू किए हुए थे, तो हमने सर अगर 10 या 11 रखे हुए, तो क्या उनकी 10 या 11 स्लाइड्स जो है नहीं, वो आप ये प्रेजेंटेशन में करेंगे हमने तलहा, डालनी ऐसे है करेंगे हर कि पेपर? आप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखेंगे और बाकियों को आप सिर्फ रेफरेंसेस के अंदर डालेंगे, और अगर रखना ही तो बैकएंड पे रख लें, कोई खुलवाना चाहे तो अलग से खुलवा लें, बट प्रेजेंटेशन में 10 तक आप नहीं लेके जाते, उसमें चूंकि वो कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, एक तरीका और जरूर ये कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स बना लें आप इन 5 स्लाइड्स के बाद, और उसमें जो बाकी 5 पड़े हैं उनको एक ही स्लाइड पे शो कर दें। ठीक हो गया सर, सही हो गया ठीक है सर, सही। जी जी। हो सकता है कि आप ज्यादा पेपर पढ़े तो जो गैप आपने आइडेंटिफाई किया वो गैप बनता ही ना हो सर। सर एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, मैंने यही रिक्वेस्ट ये की थी कि हम जब एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ 5 पेपर्स नहीं पढ़ते, उसमें हम तकरीबन जाते हैं, क्योंकि थीसिस करना है ना, थीसिस के लिए 40 रिसर्च पेपर का एक लाइन है, और उनमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम वाकई ठीक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे। इनिशियल डुएबिलिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें हम ये चीजें करते हुए आते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप हमेशा एक एक्सपीरियंस के साथ आएंगे एरिया के अंदर। जब एक्सपीरियंस के साथ आएंगे तो बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट होती जाएंगी ऑटो पे, तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लें जो कि वाकई जो नहीं है। बहुत ही कम होगा। हाँ, बहुत ही कम होगा। बिकॉज आपको अगर पीएचडी करते हैं तो यही आप गैप ढूंढते हो, पूरा साल लगा देते हैं। जी, गैप पीएचडी में साल भी नहीं, 3-3 साल लगते हैं, 3-3 साल लगते हैं, क्योंकि अभी हम मास्टर्स का काम कर रहे हैं ना। तो आप क्लासेस में शुरू में नहीं आए, लेकिन हमने ये बात बार बार की थी कि मास्टर्स में हम रिसर्च करना सीख रहे होते हैं। इवन अगर हम किसी के किए हुए काम को एज इट इज रिपीट भी कर देते हैं, चाहे वो उसके काम में थे अभी नहीं भी हैं, तो मैंने एक प्रोसेस से गुजर गया, मैं वो सारी चीजें सीख गया जो कि उसने की थी। इसमें मेरे अंदर एक अचीवमेंट आ जाएगी, मैंने कुछ बेंचमार्क्स अचीव कर लिए, मैं उस प्रोसेस में एक एक स्टेप को समझ गया। एक्सटर्नल जहाँ पे वो कह रहे हैं कि गैप आपने आइडेंटिफाई किया है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर उसका लिटरेचर रिव्यू हमसे बहुत ज्यादा होगा जी 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 जी। तो फिर एक्सेप्टेबल होगा उस टाइम पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, होता है कि क्वालिटी जो जजमेंट होती है ना एक्सटर्नल की, वो होती है ओवरऑल क्वालिटी, 100 में से वो मार्क्स देते हैं आप, उसमें एक क्वेश्चन ये बनता है उसका, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन है जिसमें आपके टिक्स ठीक होंगे, तो आपको 100 में से नंबर देने हैं उसमें, तो 100 में से आपको 90 दे देगा, बाकी 90 चीजें ठीक है ना। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तो आप इसको ओवरऑल सिनेरियो में देखें कि आपने ऑब्जेक्टिव्स, एक्चुअल रियल ऑब्जेक्टिव आपने नहीं एड्रेस किए, लेकिन आपने एक प्रोसेस में एक फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च पूरी की है, आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने ऑल रिलेटेड पेपर्स पढ़ने की कोशिश की है जिस हद तक आप पढ़ सकते थे, कुछ मिस कर गए जो कि इस जगह पे शो हो रहे हैं जिसको उसने आइडेंटिफाई कर लिया, बट कोई बात नहीं, बाकी प्रोसेस तो कंप्लीट किया है। आपने पेपर्स पढ़े हैं, आपने उनकी मेथोडोलॉजीज को देखा है, आपने उसमें से एक प्रपोज किया है अपना तरीका, उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, सिमुलेट किया है, क्वेश्चनेयर्स फ्लोट किए हैं, पॉपुलेशन साइज डिसाइड की है, सैम्पलिंग की है, उसके बाद अपने एनालिसिस पोर्शन को रन किया है। जब ये सारा काम हो गया, रिजल्ट्स को कंपेयर किया है, देखिए अभी बहुत सारे काम है जो आप कर रहे हो। आपका क्वेश्चन उसमें से एक चीज पे फोकस कर रहा है कि जी ऑब्जेक्टिव जो शुरू में डिफाइन किए थे उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव तो ठीक थे, तीसरा ठीक ही नहीं था, कोई बात नहीं, बट स्टिल प्रोसेस पूरा हो गया और वो गलती आपको इंडिकेट कर दी उसने, आइंदा के लिए आप उसको एड्रेस करेंगे। ठीक, तो ओवरऑल सिनेरियो में इसको अगर आप देखें तो यू आर A+ ग्रेड। तो द एक्सटर्नल हैज टू सी द फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च, और जो गलतियां हैं वो आपको इंडिकेट कर देता है, बट अगेन माय पॉइंट इज कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, इवन आइंस्टाइन भी खड़ा होगा तो वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां करेगा और वो ऑब्जर्व भी हो जाएंगी। तो दिस इज हाउ लाइफ मूव्स ऑन।
ओके जी, गुड क्वेश्चन, लेकिन सवाल अच्छा था। और कोई चीज किसी की है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई? एनीबडी हु हैज गॉट एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं है जी। ओके, सो वी एंड दी लेक्चर टुडे। और जो आज चीजें बताई हैं इसको काइंडली अपने आप प्रेजेंटेशन में ऐड कर लीजिए। और एक चीज और जो आपने करनी है एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी सुन लीजिए, वो ये है कि आपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन एक लिख के मुझसे शेयर करना। जो आपने अब तक पढ़ी ना चीजें, इसका एक लिटरेचर रिव्यू लिखें, टेक्स्ट में लिखें। मैंने आपको पैटर्न एक क्लास में डिस्कस किया था कि जब आप पेपर्स को रेफर करते हैं तो किस तरीके से आप अपने ऑथर्स के साथ अपने उस पर्टिकुलर कंटेंट का एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। हमने एक पेपर खोल के डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। नहीं, अगर किसी ने लेक्चर सुना, जाके पुराने लेक्चर खोल के देखे। मैंने एक स्पेसिफिक पेपर खोला था, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन खोल के, जिसे हम रिलेटेड सेक्शन भी कहते हैं। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि जी ये पेपर है, देखें कैसे इसने लेके चला है, फिर एक और पेपर कैसे साइट कर रहा है, फिर तीसरा कैसे कर रहा है, फिर चौथा कैसे कर रहा है। और वो जो स्टाइल था उसके मुताबिक आप अपने जो पेपर आपने अब तक पढ़े हैं 5 से 10, उनका एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन आप लिखें और वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अलग से कोशिश करें 1 वीक के अंदर कंप्लीट करके मुझसे शेयर करें। दैट इज अदर देन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी टास्किंग होगी जिस पर आपने काम करना। ओके जी, सो वी एंड हियर। और अब जिसका कोई स्पेसिफिक पर्सनल क्वेश्चन है वो रुक सकता है, वी कैन डिस्कस इट कि क्या उसकी प्रॉब्लम है। आप अभी रुक जाएं, डिस्कस कर लेते हैं आप।